वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं और कैसे आपको आंसर निकालने होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये पूरी की पूरी वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे बेस्ड है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। और ये जब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी एक्सरसाइज अगर आपको सॉल्व करनी है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपको एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको इंटीग्रेशन ही करने पड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन जिस बच्चे को अच्छे से आता है, जिसने इंटीग्रेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से किया है, वो बहुत अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट इंटीग्रेशन की मैंने अपलोड करके उसमें जाके आप इंटीग्रेशन की वीडियोस देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको दो एडिशनल यहाँ पे बातों को ध्यान रखना है, वो होता है ई एंड लॉग का, जो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि ई एंड लॉग कैसे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं। उसका बुक बीच बीच में काफी यूज करती है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। और ये जो लास्ट में जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट हम बोलेंगे सी, जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल एक नंबर को, इस कांस्टेंट की भी नॉलेज का बुक अच्छे से यूज करती है। कांस्टेंट की नॉलेज मतलब इसलिए आपको पता होगा, अगर एक नंबर में एक नंबर ऐड करो तो भी सिंपल नंबर ही रहता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोलते हैं कांस्टेंट में अगर कोई नंबर ऐड करो तो भी वो कांस्टेंट है, कोई नंबर डिवाइड करो तो भी वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इस कांस्टेंट की नॉलेज का भी बुक बीच बीच में यूज करती है। इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो आंसर है बुक के आंसर से मैच नहीं करता, बिकॉज बुक ने कांस्टेंट की नॉलेज का एक अलग ही लेवल पे यूज किया होता है, ठीक है ना। तो अगर आप पहला जो क्वेश्चन देखो, दे रखा है आपको डी बाई एक्स ऑल इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस में कॉस एक्स, ठीक है ना। 9.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल वैसा जैसे मैंने आपको बोला था कि डी वाई बाई एक्स एक तरफ होता है, दूसरी तरफ एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन होता है, तो ये वैसा है। और इसमें मैंने बोलता कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन बोथ साइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इस साइड भी कर दूंगा, इंटीग्रेशन इस साइड भी कर दूंगा, ठीक है ना। एंड डॉट डी एक्स ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो बोलेंगे जब हम ऐसा करेंगे तो आपको इतना तो पता है कि यहाँ इसका आंसर तो y आ जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली। और इसका अगर आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला, इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आते हैं, जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन का बहुत अच्छे से चैप्टर किया है, वो देखते ही उसको याद आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको भी याद आ जाएगा, आपने इंटीग्रेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से किया है, आपको याद आ जाएगा उस एक्सरसाइज में से आया, उस टॉपिक में से पूछा गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बोलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फिक्स मेथड होता है। वो क्या होता है कि हम ये जो x है इसको x/2 2 इंटू x/2 करके लिख देते हैं, जो कि एट देन कट पिट के x ही बनेगा। लेकिन हम जानबूझ के इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज हमारे को यहाँ पे 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, उसका हमारे को यूज करना होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं कि ये जो x/2 इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं, तो ये बन जाता है cos 2 थीटा, और ये हो जाता है cos 2 थीटा, ठीक है। 1 माइनस cos 2 थीटा एंड 1 प्लस में cos 2 थीटा, ठीक है ना। एंड बिकॉज यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो dx को भी रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अगर वो थीटा है तो वहाँ पे भी d थीटा होना चाहिए, ठीक है ना। x है तो dx होना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके हमने वैल्यू निकलता है dx इज इक्वल टू 2 d थीटा, तो d थीटा यहाँ रहेगा और 2 वहाँ पे आउटसाइड बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। देन फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो cos 2x है, इसके आपको 4 फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है ना, cos 2x के। तो उसमें से हम यहाँ पे ऊपर यूज करते हैं 1 जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का जब फॉर्मूला यूज करोगे, बिकॉज ये माइनस में था, तो वो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 1 तो माइनस का हो जाएगा लेकिन 2 प्लस का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। cos थीटा का मैं फॉर्मूला खोलूंगा, बाहर का माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम बोलेंगे ऊपर 1 से 1 कट जाएगा, और नीचे वाले 1 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos थीटा का वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इस 1 से वाला 1 कट जाता है, तो एट द एंड आपका बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद हमें 2 से 2 भी काट देंगे, ठीक है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा और d थीटा। और फिर इसको इंटीग्रेशन तो हमारे को नहीं आता, तो हम इसको आइडेंटिटी से चेंज कर लेंगे। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। देन इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा tan थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, विद रिस्पेक्ट टू x होता तो x आता, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो थीटा आएगा, ठीक है ना। एंड प्लस सी यानी 2 tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जगह 2 और थीटा की जगह पे x/2 आ जाएगा। थीटा की जगह पे भी हम x/2 लगाएंगे, लेकिन जब पे 2 x/2 के नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बस x बचेगा, ठीक है ना। और 2 जब c से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर c आ जाएगा। बोले ऐसे कैसे 2c आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला एक कांस्टेंट से कोई नंबर मल्टीप्लाई करो तो भी वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये दो c अलग अलग है, इसलिए हम इसको c1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। हम बोलते हैं c1 था और 2c1 जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद एक सिंगल c बन गया है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, आपने इंटीग्रेशन के चैप्टर में किया भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो आपको देखा है डी वाई एक्स इज ऑल इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें हम बोलेंगे वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा, तो वाई वाले की तरह हम वाई वाला ले आते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम बोलेंगे ये हो जाता है इस तरीके की फॉर्म में आ जाता है, फिर हम इसका
वो साइड इंडिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। और ये भी आपको देखते याद दिलाकर, हाँ ये वाले क्वेश्चन कुछ हमने 5-6 स्टैंडर्ड फार्मूला सीखे थे, 1/x² + a² 1/x² - a², तो उसी में से उसी लिस्ट में से एक फार्मूला है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इस 4 का आप ऐसे लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/√के अंदर a² - x² वाला जो फॉर्मूला था उसको यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो तथा साइन इनवर्स x/a, यहाँ पे x की जगह पे y आएगा और a की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड वहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका x आ जाएगा, ठीक है ना। एंड बोथ साइड से c निकलेगा, उसको हम एक तरफ लेके सिंगल c बना देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दोनों तरफ के कांस्टेंट को मिला के एक तरफ रख के एक सिंगल c बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन जो यहाँ पे हम ऐसे वो नॉलेज के यूज करेंगे, हम बोलते हैं कि साइन इनवर्स x अगर y है तो x = sin y होता है, ठीक है ना। इस नॉलेज का हम यूज करेंगे और इससे हम साइन को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा sin x + c एंड 2 जो डिवाइडर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y = 2 sin x + c आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो उसमें बोलता है d/x प्लस में y प्लस इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो y को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाता है d/x = 1 माइनस में y, देन y वाले एक तरफ और x एक तरफ करने के लिए तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/1 माइनस y, ठीक है ना। और dy y एक तरफ एंड dx को उधर ले जाएंगे। जब बहुत सारे इंडिकेशन करेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने के चक्कर में कई बार गलतियां हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं प्रेफर करता हूँ हर चीज को लिख के करो तो गलती होने के चांस कम होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने जानबूझ के पूरा लिखा है कि मैं यहाँ पे 1 - y को t लेट कर लूंगा, ठीक है ना। बच्चे इस स्टेप को स्किप कर दे, डायरेक्टली बोलते हैं लॉग आएगा, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली इसको आप ढंग से करेंगे तो आपका जाएगा 1 - y t आ जाएगा, तो dy = dt आएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और इसको आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन से dy = -dt, आप माइनस इधर को उधर ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। जो बच्चे डायरेक्ट करते हैं वो कई बार इस बात पे माइनस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है ना, और वो माइनस लगाना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप लिख के करेंगे तो गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा dt/t, ये हो जाएगा t और ये आ जाएगा dy की जगह पे -dt, ठीक है। सो माइनस हम बाहर ले लेंगे, वो इंटीग्रेशन dx है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग माइनस का लॉग और 1 - y, तो t का हम रिप्लेसमेंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एंड ऑल इक्वल टू यहाँ पे x एंड दोनों का कांस्टेंट यहाँ पे c लिख देंगे, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है दैट log x टू द पावर n जो होता है वो n log x हो जाता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, तो पावर अगर आगे तो ऊपर भी वापस भी चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको हम -1 की तरह ट्रीट करेंगे ना। ये माइनस का 1 है जैसे, ठीक है ना, माइनस का 1 और एक नंबर जो लॉग के आगे लिखा हुआ है इसको ऊपर हम चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाता है 1 - y की पावर -1 हो जाता है, ठीक है। एंड दैट्स x + c। एंड फिर हम लॉग हटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि y जो है वो लॉग के अंदर हमारे को y आंसर में चाहिए होता है, तो इसलिए हम लॉग मतलब और लॉग्स को हटाने के लिए इसको भी e की पावर में चढ़ा देंगे, इसको भी e की पावर में चढ़ा देंगे। जो मैंने आपको बोला था लॉग और e का आपको रिलेशनशिप का पता होना चाहिए, ठीक ना। फिर ये e जो है जानबूझ के हमने इसलिए चढ़ाया क्योंकि e लॉग का कैंसिल आउट कर देगा और हमारे को बचेगा 1 - y होल टू द पावर -1, ठीक ना। और वहाँ पे हम उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जैसे e की पावर x प्लस में सीधे रखा है तो आपने प्रॉपर्टी सीखी a टू द पावर m और मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n, बेस से मतलब पावर रहती है और m प्लस n हो जाती है, ठीक ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम रिवर्स अगेन यहाँ पे यूज करते हैं, ये दे रखकर ऐसे खोलते हैं, ठीक ना। तो प्लस में देखिए हम ऐसे खोल देते हैं, उसके बाद ये जो पावर -1 थी नीचे आके +1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो y1 - y की पावर +1 हो जाएगी, ठीक है। और वो e टू द पावर x रहेगा और e टू द पावर c, तो बेसिकली e एक नंबर होता था जिसकी वैल्यू थी 2.718, ये फिक्स नंबर होता है और नंबर की पावर एक नंबर, तो मतलब वो एक सिंगल नंबर बनेगा तो उसको हम c लिख देंगे, ठीक है ना। और अगेन जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया ऊपर वाले को हम बोलते हैं कोई c1 था, ठीक है ना, और हम बोलते थे e की पावर को c1, वो एक नया c बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे करता हूँ। मैं पहले सी लिखते आता हूँ, आपको भी ये करना है, पहले सी लिखते आओ। अगर आपको लगे उसको चेंज करने की जरूरत है तो ऊपर जो सी लिखे तो सबको C1 बोल दो, उसको बोल दो, वो एक नया सी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। देन उसके बाद आप देखेंगे तो क्या करना है आपको, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसको मैं नीचे ले आऊंगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 में सी e टू द पावर x ऑल इक्वल टू 1 माइनस में y। तो इसको मैंने यहाँ इस तरफ लिख दिया, ठीक है ना। तो y को इधर कर दिया बिकॉज हमें y का आंसर चाहिए होता है और उसको उठा के उधर लिख दिया, तो हो जाएगा 1 माइनस में 1/c। ना 1/c मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये 1/c और 1/e टू द पावर x था, ठीक है ना। तो e टू द पावर x को तो मैंने ऊपर कर दिया e टू द पावर माइनस x, ठीक है ना, और 1/c को मैंने ऐसे रहने दिया बिकॉज फ्रैक्शन जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड होगा तो फिर एक नए कांस्टेंट को जन्म देगा, ठीक है ना। बुक में उस कांस्टेंट का पे a लिख दिया गया है, अगर आपको ध्यान दिया हो पीछे आपके आंसर से, उसमें बुक ने क्या किया, बुक ने बोला है ये 1 है, ठीक है ना, और ये -1/c। अब देखना बुक कांस्टेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे बोलती है जैसे 2 भी एक कांस्टेंट और -2 भी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो बुक कहते हैं इसको सी लिखनी तो इसको भी सी लिखेंगे, बुक इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बुक ने क्या करा है -1/c इस पूरे को बुक ने ए बना दिया, तो यहाँ पे जो ए है वो -1/c को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से बुक काफी जगह पे यूज करती है कांस्टेंट की नॉलेज का
तो उस वजह से क्या होता है कि आपका आंसर कई बार मैच नहीं करता, आपको लगता है क्या हो रहा है, मैं गलत, इतना गलत कैसे कर सकता हूँ, मेरा आंसर बिल्कुल ही मैच क्यों नहीं करता, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो कहता है सेक्स स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक्स स्क्वायर y 10x dy ऑल इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैं इजी आपको दिख जाएगा कि पहले भाई इसको उठा के उधर ले आना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने x वाले को उठा के उधर लेके आऊँ, ठीक है ना। देन यहाँ पे सेक्स स्क्वायर 10 ये सब होगा, ठीक है ना। तो एक तरफ x और एक तरफ y वाला लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे dy वाले की तरफ y वाला लेंगे और ये x वाले को x वाले की तरफ ले जाएंगे। तो हमारा न्यू इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। और ये माइनस इसका चल रहा होगा बिकॉज ये इधर से आके माइनस हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जिस बच्चे का इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है खुद बोल देगा अरे यार नीचे वाले को टी लाइट करो, ये सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। तो इसको अगर मैं टी लाइट करता हूँ तो सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई ऑल इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई को डी टी खा जाएगा, मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं खा जाएगा, ठीक है। और वहां पे हम क्या करेंगे, जो 10x है क्योंकि ये y है और ये x है, तो अगर मैं इसको t बोल रहा हूँ तो मैं इसको t नहीं बोल सकता, इसको मैं कुछ और बोलना पड़ेगा, मैं u बोलता हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x dx इक्वल टू du, ठीक है ना। फिर हम इसकी रिप्लेसमेंट्स करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t ऑल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u du, ठीक है ना। उसका आ जाएगा log t, जिसको t का रिप्लेसमेंट करेंगे 10 हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा माइनस log 10x प्लस c। देन लॉग्स को एक तरफ ले जाएंगे, हमेशा लॉग को आप एक तरफ ले जाइए हमेशा आंसर में, क्योंकि हम लॉग्स को एक तरफ रख के लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लॉग को मैं जब एक तरफ ले जाऊंगा तो लॉग के यहाँ पे प्रॉपर्टी रख जाएगी लॉग आपकी प्रॉपर्टी देना होगा, ठीक है ना, कि लॉग m प्लस में log n जो होता है वो होता है log m इंटू मैन, ठीक है ना। तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा log मतलब दोनों पे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा log 10x इंटू 10 बाय ऑल इक्वल टू सी आ जाएगा, ठीक है ना। देन इन दोनों को हम क्या करेंगे, बेसिकली दोनों में तो नहीं पर इस साइड में log है, ठीक है ना, और log लगा हुआ है और हमारे को y जो है उसको बाहर निकालना है log से, ठीक है ना। तो हम इस साइड पे e लेंगे, लेकिन हमारे को उस साइड पे भी e लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे y को बाहर निकालने e यहाँ लिया और e यहाँ भी लेना पड़ेगा, और फिर हम बोलेंगे ये हो जाएगा, log कट जाएगा 10x 10y ऑल इक्वल टू e टू द पावर c। इस पूरे को हम फिर एक सिंगल कांस्टेंट बना देंगे, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला एक c1 था एंड दैट c1 ऑल दैट करके एक न्यू c आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, ये भी आपको बच्चों को याद आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो जिसने अगर इंटीग्रेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से किया, हम बोलते हैं ये दे रखा है डी वाई एंड ये दे रखा है डी एक्स, तो हम यहाँ पे करेंगे डी वाई को इधर रख के इस वाले को नीचे ले जाएंगे, तो एक तरफ डी वाई और एक तरफ सारा एक्स वाला, ठीक है ना। देन फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो इसका तो आंसर आ जाएगा वाई, और इसमें आपको दिख जाएगा, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, इस क्वेश्चन भी करने का एक फिक्स मेथड होता है। तो नीचे वाला जो होता है इसको हम टी राइट कर लेते हैं, और जब इसको टी राइट करेंगे तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा, लेकिन माइनस एक्स का भी होगा क्योंकि चेन रूल पे काम करेगा, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एंड इनटू में dx ऑल इक्वल टू dt। ये पूरा न्यूमरेटर से मैच कर जाता है जब ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना होता है, ठीक है ना। तो फिर हम इस जगह पे dt लिख देंगे एंड नीचे वो होता है इसको t लिख दिया था, तो हो जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t dt, ठीक है ना। और देन दैट इसका इंटीग्रेशन कहता है log ये ई टू पावर एक्स जिसको आपने टी राइट किया था n प्लस c, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उस पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है dy by dx ऑल इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में वाई स्क्वायर। ये क्लियरली ये अच्छा क्वेश्चन है, दिखता हाँ ये तो प्रॉपर वेरिएबल सेपरेबल का, ठीक है ना। तो एक तरफ हम सारा y करेंगे, एक तरफ हम सारा x करेंगे, तो dx उठ के इसके साथ आ जाएगा और ये y वाला उसके साथ dy की तरफ चल जाएगा, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला वर्क करेगा 1 बटे में जो कैसे वो फॉर्मूला था आपका ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसका आप यूज कर सकते हैं, इसको आप लिख देंगे, ये था 1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे बोल देंगे और ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वहाँ पे होता है 10x बटे में, यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, आपको याद होगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का x क्यूब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड प्लस c आपका यही बुक के पीछे आंसर दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें तो कहता है y log y इनटू में dx और माइनस x dy ऑल इक्वल टू 0 दे रखा है ना। यहाँ पे भी हम x वालों को पहले इस साइड पे ले आते हैं, तो एक साइड पे सारा y वाला, सॉरी अभी ये x y वाला अलग नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर हम ये जो dy है इसकी तरफ इस y वाले को ले आते हैं और dx की तरफ पे इस x को ले आते हैं, 1 बटे में x dx 1 बटे में y log y इक्वल टू मतलब इनटू में dy, ठीक है ना। बहुत से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं log y को t राइट कर लूँ तो ये 1 अपॉन y को खा जाएगा, ठीक है ना। तो हम वही करते हैं log y को t पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो log y को जब डायरेक्ट करेंगे तो 1 अपॉन y dy dt आ जाएगा, देन इसको खा जाएगा। फाइनल इंटीग्रेशन आपको बचेगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू 1 अपॉन में t dt। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log y बिकॉज t हमारा log y था, ठीक है ना, एंड प्लस c। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन जैसे मैंने आपको बोला log को आप एक तरफ ले जाए, फिर आप log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो log ये log उठ की तरह जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना log के साथ ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। और log जो होता है
अगर आपका log m माइनस log n होता है तो होता है log m बटे में, ये होता है, ठीक है ना। दैट्स जब x के साथ तो माइनस में आएगा तो हो जाएगा x बटे में log y, ठीक है ना, log के अंदर, ठीक है। नॉट इक्वल टू वहाँ पे c बचेगा। देन इस log को हटाने के लिए बोथ साइड हम e की पावर में चढ़ा देंगे, तो इसको भी मैंने e की पावर में चढ़ा दिया, इसको मैंने e की पावर में चढ़ा दिया। देन हम बोलेंगे e log को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ आएगा x log y, और e टू द पावर c जो है पूरा एक नया c बन जाएगा कांस्टेंट, ठीक है ना। तो वही ऊपर वाले c को बंद कर दीजिए, कोई c बनता बोल देंगे, और दैट हैज कन्वर्टेड इनटू अ न्यू c, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बचेगा x, इस c को मैं नीचे ले गया और log y को मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद इस वाले log को हटाने के लिए दोबारा से हम e की पावर में रख देंगे दोनों को, ठीक है ना। तो हो जाएगा e टू द पावर x बटे में c, और ये हो जाएगा log जो e की पावर log y, ठीक है ना। एंड ये इसका log को हटा देगा, यहाँ बचेगा y, मैंने इसको लेफ्ट राइट लिख दिया, ठीक है ना। तो आई वो आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। इस आंसर को मैंने इस साइड लिख दिया, उसके आंसर को मैंने उस साइड लिख दिया, ठीक है ना। वो हो जाएगा e x, और ये जो बेसिकली x बटे में c को मैंने ऐसे लिख दिया, x बटे में c इज एक्चुअली x इंटू में 1 अपन में c, ठीक है ना। और फिर मैंने वो किया, फिर यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे 1 अपन में c जो है इसको बुक कहते हैं, फिर से कांस्टेंट है क्योंकि 1 डिवाइड बाय कांस्टेंट वही कांस्टेंट बनेगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे बुक उसको c लिख देती है। तो आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन अगर हो रहा हो कि यार मेरा आंसर तो डिवाइड में आ रहा है, बुक का c मल्टीप्लाई आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली बोलेंगे हम बोलेंगे कि भाई इसका मतलब है c नहीं था, ये कोई c था, c1 ये था c2, इसे हम c2 बोलते हैं, ठीक है ना। ये c2 था, c2 था, ये c2 था, और 1 अपन में c2 हैज कन्वर्टेड इनटू अ न्यू c। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मैं कैसे पहले c लिखते हुए आता हूँ, बाद में सबको चेंज करता हूँ अगर नीड पड़ता है तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे वो आपको दे रखा है x टू द पावर 5 dy dx ऑल इक्वल टू माइनस y टू द पावर 5। अगेन y को एक तरफ करेंगे, x को एक तरफ करेंगे, तो आपका ऐसा दिखेगा। एंड देन बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, बिकॉज हम y की पावर जो है 5 इसको ऊपर करके माइनस f करेंगे, x की पावर 5 को ऊपर करके x की पावर माइनस करेंगे। बोथ साइड इंटीग्रेशन करते समय पावर एक ऐड होती है, तो पावर आएगी -4, -5 में ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, एंड उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसे सेम x के साथ होगा, प्लस में 80। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो -4 बटे में आ जाएगा, ये -4 बटे में आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, और मैंने x को इस साइड भी लिख दिया, और दोनों का मैंने 1/4 कॉमन भी निकाल लिया है। यहाँ थोड़ी जगह कम थी तो मैंने कुछ स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये जाएगा 1/4, 1 में y टू द पावर 4 प्लस 1 में x टू द पावर 4। ये जो माइनस होगा, ये माइनस यहाँ लेकर वहां पे उसको प्लस कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद आप बोलेंगे ये जो 4 है, ये जो यहाँ पे डिवाइडर उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू कैन सी ये जो c था इसको बोलेंगे c1, एंड 4 into my c1 हैज कन्वर्टेड इनटू अ न्यू c, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ। क्वेश्चन नंबर 9 है dy by dx इक्वल टू sin इनवर्स x, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन पहले हम dy इधर रखेंगे और एक्सिस को वहाँ पे ले जाएंगे, तो फिर हम इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, तो हो जाएगा y, और sin इनवर्स x dx हो जाएगा, और sin इनवर्स x का हमारे को इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज करते हैं, और जो sin इनवर्स x है उसको हम t पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर x इधर आएगा, sin उधर चल जाएगा, हो जाएगा x इक्वल टू sin t। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, बिकॉज इसका तो हमारे को नहीं आता, sin x के हमारे को इंटीग्रेशन आता है, sin इनवर्स के तो नहीं आता, ठीक है ना। sin इनवर्स के डेरिवेटिव्स आते हैं, इंटीग्रेशंस नहीं आते, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्वेश्चन या किसी टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके sin इनवर्स x को t पुट कर देते हैं, x इक्वल टू sin t हो जाता है। देन बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा dx इक्वल टू cos t dt, वो dx बटे में dt होगा, dt को मतलब ले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो ये जाएगा dx इक्वल टू cos t इंटू में dt, देन y रहेगा, उसमें इसकी जगह पे हम t लगा देंगे, dx की जगह पे cos t dt आगे से हम यहाँ लगा देंगे, देन इसको बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे मैं वही वाला रूल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको बच्चे कर देना आई लेट, या आई होप आपको पता होगा, ठीक है ना, फिर भी बता दे रहा हूँ। इसमें इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब जो पॉलिनोमियल होते हैं x² + 1 ऐसे नॉर्मल जो ये होते हैं एल्जेब्रिक में ट्रीट कर लेते हैं। टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। और ये रूल बेसिकली बात करता है कि आपको जब पाई पार्ट लगाना है तो आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, कि फर्स्ट कौन होना चाहिए, सेकंड कौन होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे ये है एल्जेब्रिक कैटेगरी का और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक कैटेगरी का, तो एल्जेब्रिक पहले होते हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे, ठीक है ना। और डी डी अंदर मिलकर जब लगाएंगे तो हमारा बाय पार्ट का रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स से सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया। कुछ स्टेप आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आप इंटीग्रेशन नहीं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो कुछ एक आध स्टेप आप इंटीग्रेशन के मतलब स्किप भी कर दोगे तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऐसे सेकंड का इंटीग्रेशन लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डायरेक्ट जो गिवन आ जाएगा, सेकंड का मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया जो कि cos t dt आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पूरा आ जाएगा t sin t प्लस cos t प्लस में से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बाय पार्ट्स का नॉर्मल मैंने यहाँ पे रूल लगाया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे टी का।
तो टी की जगह पे साइन एक्स डालेंगे, साइन इनवर्स एक्स जो हमने पुट किया था, साइन के अंदर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स होगा, ये कॉस के अंदर साइन इनवर्स एक्स होगा एन प्लस सी, ठीक है ना। और साइन से साइन कट जाता है, आपको पता होगा जो इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा एक्स, इस एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, ये साइन इनवर्स एक्स लिखा प्लस, एंड इस कॉस को साइन नहीं हटा सकता, साइन को साइन हटा सकता है, दैट्स हमारे को साइन बनाना पड़ेगा। और हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से cos का वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी 1 माइनस में sin स्क्वायर x पे अंडर रूट होगा, ठीक ना। उसको मैंने यहाँ पे यूज किया, और ये जो एंगल मैंने साइन के अंदर लिखा, ठीक ना। एंड अगर आपको इसका थोड़ा कुछ बच्चों को क्लियर ना हो तो इसका मतलब ऐसे होता है कि लिखा साइन साइन इनवर्स x, ठीक है ना, और ये होल पे स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर लिखते हैं पर ये पूरे पे स्क्वायर होता है, तो बेसिकली अंदर अंदर तो इनवर्स का रूल काम करेगा, जो यहाँ काम करेगा, बाकी जो भी आएगा उसका स्क्वायर है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि उससे कटने के बाद एक्स आने वाला है, तो इट विल 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, एंड प्लस सी। उसके बाद यही आपका शायद आंसर है, ठीक है ना, किताब के अंदर ये है, यही वाला आंसर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो बोलता है एक्स 10y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। इसमें भी पहले इस वाले सेक्शन को मैंने इधर ले लिया, ठीक है ना, और ये माइनस में सब सेम इधर आ जाता है। देन x वाले एक तरफ करेंगे तो e टू द पावर x के नीचे ये वाला ले जाएंगे। जब मैं इसे नीचे लेके हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, जिससे माइनस कॉमन निकाला, आगे पीछे हुआ तो माइनस बाहर वाले माइनस को कैंसिल कर देगा, ई एक्स आगे आ जाएगा, 1 पीछे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे x स्क्वायर y के नीचे 10y चले जाएगा, इधर dx है उधर dy है। देन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक दो स्टेप यहाँ पे थोड़ा स्किप कर देते, ठीक है ना। तो पिछले अभी मैंने एक दो क्वेश्चन में जो मैंने करके दिखाया वही यहाँ पे सेम मैंने दोबारा किया है। नीचे वाले को मैं टी लेट कर लूंगा और यहाँ इस वाले को मैं यू लेट कर लूंगा, ठीक है ना। जब इसको टी लेट करूंगा तो ऊपर वाले को कंज्यूम कर लेगा, खा जाएगा, कंज्यूम कर लेगा ऐसा करके, ठीक है ना। और इसको टी लेट करेंगे तो यू लेट करेंगे तो ऊपर वाले को खा जाएगा, तो आपका आ जाएगा लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस 1 लॉग 10 आई समझ में आएगा, मैंने क्या स्किप किया आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देन हम क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस में लॉग 10y, वहाँ पे सी बचेगा, लॉग की प्रॉपर्टी माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा, एंड हम इस साइड पे भी ई ले लेंगे और जो वहाँ सी है उस पर भी ई लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग इसे कैंसिल आउट कर देगा और ये बचेगा ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बट में 10y, और ई टू द पावर सी जो इसको अगेन एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा तो बोलेंगे c1 था, ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना, ठीक है। और ये आपका नया सी आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि उसके बाद जो 10y इसको उधर ले जाएंगे, सी को वहाँ ले जाएंगे, ठीक ना। तो बुक के अंदर जो आंसर है, मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। बुक के अंदर उसने इसको सी बना दिया है। बेसिकली मैंने आपको बोलता है जो कांस्टेंट के नॉलेज का बहुत अच्छे से यूज करती है बुक, तो आपको जो सी है वो इस ई माइनस एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 के डिवाइड में आएगा, लेकिन बुक का मल्टीप्लाई में, बिकॉज बुक कहती है पूरा भी तो एक कॉन्स्टेंट ही बनेगा, अन्यू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, सी। तो बुक इसे C2 बोल देगी एंड C1 से C2 बना, C2 बाद में एक सिंपल सी कांस्टेंट बन गया। आई होप आपको समझ में आएगा ना। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो 11th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है सॉल्व करने के हिसाब से, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। जिसने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है उसको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके दे रखा है x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड x और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, आपको x एंड y का वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उससे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम dy इधर करेंगे और x को पूरा उधर कर देंगे, और जब इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो इसका तो आपका आंसर y आ जाएगा। और बेसिकली ये आपको याद है कि अभी बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आप इसको बाय पार्ट से सॉल्व करने की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो ये x कॉमन ले जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1 और ये x प्लस 1 है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से x प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1। आयु यहाँ तक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बोलेंगे ये बाय पार्ट का अगर हम बात करें तो इस फॉर्म का है, a बटे में ये लीनियर और bx प्लस c बटे में क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। ये आपको याद होगा बाय पार्ट्स में कैसे करते थे। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो ये दोनों अगर बराबर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा। तो डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई सामने मल्टीप्लाई को बराबर जाएगा, न्यूमरेटर में a से मल्टीप्लाई होगा और bx प्लस c से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस x को हम इसके बराबर रखते हैं, बिकॉज हम बोलेंगे तभी ये दोनों वैल्यू बराबर होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसको बराबर रखने के बाद हम यहाँ पे बोलते हैं कि a जो है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx प्लस c आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा जो न्यू ये वैल्यू से जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम x स्क्वायर वाले एक तरफ कर लेंगे, उसमें से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक x स्क्वायर है और ये bx स्क्वायर है, इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और a प्लस q हो जाएगा। इस तरीके से हम x वाले एक तरफ कर लेंगे और विदाउट x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम बोलते हैं अगर ये दोनों बराबर है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एंड दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक, अगर ये क्वाड्रेटिक बराबर है तो ये तभी होगा जब ये 2 x स्क्वायर के साथ वाला x स्क्वायर वाले के साथ वाले के बराबर हो। तो a प्लस b इक्वल टू 2 हो जाता है एंड यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो x के साथ है b प्लस c, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है
एंड यहाँ पे विदाउट एक्स वाला कुछ नहीं है, जीरो बोलेंगे उसको, ठीक है ना, जीरो इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। देन फिर यहाँ पे आपको ए बी एंड सी का वैल्यू ढूंढ के निकालना होता है, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, मैं तो ऐसे ही निकाल लेता हूँ, कोई फिक्स तरीका नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए मैं ऐसे निकालूँ तो ए इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा पहले तो, ठीक है ना, और ए इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा तो इसका यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा बी माइनस सी, क्योंकि ए प्लस बी था, ऑल इक्वल टू 2। इन दोनों को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह यूज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं बी माइनस सी ऑल इक्वल टू 2, ठीक है ना, एंड जब कैंसिल आउट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इट विल बी 2b इक्वल टू 3, ठीक है ना, एंड b इज इक्वल टू 3/2। आई यहाँ तक समझ में आएगा, मैंने डायरेक्टली ऐसे दिमाग लगा निकाल लिया, ठीक है ना। उसके बाद जब आप b का वैल्यू अगर आपको निकल के यहाँ से आप c का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 3/2 माइनस सी ऑल इक्वल टू 2, एंड c को आप उधर ले जाएंगे तो c प्लस हो जाएगा, एंड 2 यहाँ के माइनस होगा, ठीक है ना, तो दैट विल लुक लाइक 3/2 माइनस 2। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इट इज 1.5 एंड दिस इज 2, तो 1.5 बचेगा विच इज माइनस हाफ, ठीक है ना। तो ये आ गया b का वैल्यू, ठीक है ना, सॉरी c का वैल्यू, और बिकॉज a इज इक्वल टू माइनस सी तो a इक्वल टू प्लस हाफ, ठीक है ना। ये पे आपको समझ में आएगा मैंने कैसे a b एंड c का यहाँ पे वैल्यू निकाला, ठीक है ना। देन a b और c के वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे जो a था बेसिकली हम बोलेंगे दिस ऑल इक्वल टू दिस ऑल, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं a की जगह पे हाफ x प्लस 1, b और c की जगह पे उनके वैल्यू जो निकले उन्हें लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये जो हाफ हो गए बाहर आ जाएगा, असल में बचेगा 1/x प्लस 1 dx, और बेसिकली इसका इंटीग्रेशन के बराबर, क्योंकि अगर इसके बराबर है तो डूइंग इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू डूइंग इसका इंटीग्रेशन, ठीक ना। और यहाँ पे इसमें भी इन दोनों का जो हाफ बेस है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ये बचेगा 3x प्लस माइनस 1 एंड बटे में बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर तो हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों में से हाफ कॉमन निकाल लिया, उस हाफ को, बिकॉज दिस ऑल वाज इक्वल्स टू y, तो जो हाफ जो इससे निकल के आएगा वो y से मल्टीप्लाई कर 2y हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि बिकॉज ये हाफ बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया, ठीक है ना। और ये 3x के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और -1 के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर तो मैंने लिखा दी स्लाइटली log x प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे इसका आप t लेट करेंगे तो आएगा इसका 2x dx, वहाँ पे 3x, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ये भी ट्रिक लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, मैंने भी इसका यूज किया, ठीक है ना। तो फिर आप नीचे वाले को t पुट करेंगे तो ऊपर वाला dx से dt कट जाएगा, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा log x प्लस 1, इसका आंसर आएगा 3/2 log, और यहाँ पे t लेट किया होगा x स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो 3/2 बाहर है और इसका आंसर log x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। ये जो मैंने अलग किया था 1 बटे में, इसका पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा tan इनवर्स x एंड प्लस c। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपको लग रहा होगा, मैं भी समझाते टाइम मुझे भी पता चलता है क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बोलेंगे हो जाएगा 2y ऑल इक्वल टू, ये जो हम यहाँ पे क्या किया मैंने जानबूझ के, ये लॉग का मुझे रूल लगाना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लॉग में आगे नंबर नहीं होना चाहिए, रूल लगाते समय ये नंबर हटना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या किया, मैंने हाफ कॉमन ले लिया, ठीक है ना। जब यहाँ पे तो हाफ था ही नहीं, यहाँ से हाफ कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये रिवर्स में वापस बैक ये आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से जब हाफ कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है ना, log x स्क्वायर, यहाँ से जब हाफ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 2 लगेगा, ठीक है ना, और वो हो जाएगा 2 और c, ठीक है ना। और बेसिकली हम बोलेंगे c बाद में चेंज करेंगे तो c1 बोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद ये जो हाफ है यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा टू 4y, लेकिन इस पूरे में से हाफ कॉमन निकाले 2, यहाँ मल्टीप्लाई का 4y हो जाएगा, ठीक है ना। ये बचेगा log x प्लस 1, और बेसिकली ये 2 जो मैंने यहाँ निकाला था ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि log की पावर का जो रूल होता है, ठीक है ना। एंड ये 3 जो ऊपर चल जाएगा इट विल बी प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 की होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, -2 tan इनवर्स x एंड प्लस c। एंड ये फिर हम log का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि log का कोई नंबर नहीं, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो 4 या मल्टीप्लाई मांगे डिवाइड हो जाएगा, तो इधर तो सेम रहेगा, ये 4 जब इससे डिवाइड होगा तो 2 से 4 कट के यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x बचेगा एंड प्लस c बचेगा, एंड दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। आई होप सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा था, ठीक है ना। ना दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, मुझे निकालना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके लिए हम x और y की जो वैल्यूज हम यूज करेंगे, ठीक है ना, और उनको हम यहाँ डाल के अब हमारा जो पैरामीटर है, जो सी जिसको पैरामीटर बोलते हैं, इसका हम वैल्यू निकालेंगे। ये मैंने करके भी दिखाया था आपको बहुत शुरू की वीडियो में कि पैरामीटर का वैल्यू निकालना होता है, और पैरामीटर वैल्यू निकालने के लिए आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, ये वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आपको 1 पुट करना है, ठीक है ना, एंड ऑल इक्वल टू 1/4, ठीक है ना, और ब्रैकेट के अंदर है log, ठीक है। और अब देखेंगे यहाँ पे हम 0 रखेंगे, x पे 0 रखना है, तो इट विल बिकम 1 का स्क्वायर और हो जाएगा 1 का क्यूब, क्योंकि वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एट द एंड आपका आ जाएगा log 1, ये आप समझ रहे हो, ठीक है ना। एंड उसके बाद है आपका हाफ माइनस हाफ, ठीक है ना, tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको 0 डालना है, यहाँ पे ना प्लस c, तो इन सब की जगह में हमारे को c का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो log इसका मैं अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, होता क्या है कि log जो होता है, मैंने आपको बोलता है इसमें बेस e अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। जब मैंने इंटीग्रेशन की वीडियो में
जो एक दो वीडियो फंक्शंस के ऊपर डाली है अलग से, जिस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के अंदर, अगर आपको नहीं पता तो उसमें मैंने आपको बताया था ये जो बेस होता है इसमें लॉग में बेस का ई अंडरस्टूड होता है मैथ के अंदर, ठीक है ना। मैथ के अंदर ई लॉग का जब बेस ई होता है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब ये होता है कि ई की क्या पावर करने पे बना है, और हमें पता है किसी भी नंबर की पावर जीरो करने पे बनाता है, ठीक है ना। तो इस पूरे का जो आंसर आएगा वो एक्चुअली में जीरो, ठीक है ना। तो इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो, और टेन इनवर्स जीरो, इसका क्या लिखेंगे हाफ, इसका तो जीरो आ रहा है, ठीक है ना। और टेन इनवर्स, तो टेन का वैल्यू जीरो कब आता है, दैट इज टेन जीरो, ठीक है ना। एंड प्लस सी, तो ये निकलेगा जीरो, तो हाफ इंटू में इससे निकलेगा जीरो, जीरो इंटू हाफ जीरो, तो ऑल इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू वन आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और इस सी को फिर आप यहाँ डाल देंगे इस सी की जगह पे, तो आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और बचे हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखा दूंगा, और मेन इंपॉर्टेंट हम वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो है वेरिएबल सेपरेबल एक्सरसाइज के, उसी भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।